चलेगा भाई? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या? एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए भाई, सब लोग ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या? चलो गुड 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 गुड। जस्ट सेकेंड, 2 मिनट दे दीजिए, तब तक सब लोग अपने चिंटू चिंटी सब ज्वाइन हो जाते हैं, देन विल स्टार्ट। क्या बोलती पब्लिक, सब बराबर चल रहा है क्या? डन। चलो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए। शुड बी स्टार्ट, शुड बी स्टार्ट। एक बार भाई हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो जो लोग रेडी है फॉर दिस एक्साइटिंग मीटिंग। करेक्ट, यस, एक बार हैंड रेस कर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस। गुड 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 गुड। आज अपने गेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा, बट उसके पहले जब तक कमेंट सेक्शन में एकदम भाई आग नहीं लगेगी तब तक मैं अनाउंस नहीं करेगा, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करेंगे। सब लोग आ जाइए फटाफट, एक बार सब लोग आ जाइए, टिल द टाइम विल स्टार्ट। सर मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना? नो नो नो, जस्ट स्टार्टिंग नाउ। ठीक है, तो जस्ट अभी बस खाना पीना बाकी सब काम छोड़ो और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग के पास ध्यान दो। एक बार में 2 मिनट देना, मैं और बाकी सब जगह भी एक बार शेयर कर देता हूँ। करेक्ट है, यस। चल गुड, चालू कर दे। डन। तो भाई लोग, आज के जो अपने सेशन के गेस्ट स्पीकर है उनका नाम है सीए जुगल दोषी। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ रैंक होल्डर है वो, ज्यादा नहीं है, सिर्फ रैंक होल्डर है वो भी किस में? सीए प्लस सीएस में। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो क्या आप? कि वो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रैंक होल्डर है, सिर्फ रैंक होल्डर, मतलब समझ रहे हो? भाई बहुत बड़ी बात होती है, मजाक करो। रैंक होल्डर इन बोथ सीए प्लस सीएस। जुगल सर, क्या मैं आपकी एज जान सकता हूँ, जो एज में आपने ये दोनों चीज कंप्लीट की थी? 21। बाप, म्हणजे अभी क्या बोलना चाहिए अभी आप बताओ। तुम सब लोग एकदम सरप्राइज नहीं हो रहे क्या सुन के? ठीक है, उनका एक छोटा सा प्रोफाइल है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। यू ऑल्सो जज नाउ कि आपको क्या लगता है। प्रैक्टिसिंग सीए है वो, सीओपी होल्डर, प्रैक्टिसिंग सीए एट पुणे, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हमने साथ में पढ़ाई की है, हम सेम बैचमेट। बीएमसीसी से, जो पुणे की बीएमसीसी कॉलेज है, वहां से सर ने बीकॉम किया है। कंप्लीटेड सीए, कंप्लीटेड सीएस, बोथ विथ रैंक। क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब मेरा इंस्पिरेशन इज जुगल दोषी। नाउ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक अलग से डिग्री होता है, एक उसका एग्जामिनेशन होता है जो वैल्यूएशन कर सकते हैं, जो सेबी के अंडर, वो आपको बाद में सीए इंटर फाइनल लेवल पे समझेगा वो क्या चीज है। ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड हो गया। सेकंड, उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, प्लस उनके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे इंडिया में होते हैं वैसे ही आईएफआरएस रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एप्लीकेबल है, उनका भी उन्होंने सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है। देन उनके एआईआर की लिस्ट सुनना है किसी को कि ऑल ओवर इंडिया रैंक उनके कब कब आए हैं? सीए इंटर में, सीए इंटर में, ठीक है, सीए सॉरी सीए फाइनल में ही गॉट 34th रैंक ऑल ओवर इंडिया। सीए फाइनल में 34th रैंक ऑल ओवर इंडिया, सीए फाइनल में, पहली चीज। दूसरी, उन्होंने सीएस इंटर दिया, सीएस एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं हम, उसमें उनका 13th रैंक आया, 13, 13th नॉट 30, थर्ड रैंक। उसके बाद में सुनना, उनका सीएस प्रोफेशनल में 18th रैंक आया है, 18। तो मतलब ही गॉट रैंक इन सीए फाइनल, ही गॉट रैंक इन सीए सीएस एग्जीक्यूटिव मतलब सेकंड लेवल, एंड सीएस प्रोफेशनल विच इज थर्ड लेवल एज वेल। डन। तो मतलब सीए में रैंक, सीएस में भी रैंक, सीएस में 2 लेवल पे रैंक। भाई साहब अलग
सुपरमैन। उसके बाद में ही इज अ मेंबर स्टडी ग्रुप के मेंबर है वो, जो आईसीआई के, प्लस वो बहुत सारे कमिटीज है आईसीआई के जो अलग अलग फील्ड में काम करती है, उनके वो मेंबर है। ठीक है, आईसीआई ने उनको इनवाइट किया है कि प्लीज यू बिकम मेंबर ऑफ आवर कमिटी। ठीक है, आप समझ लो, मतलब ही इज नॉट ओनली हेल्पिंग स्टूडेंट, ही इज ऑल्सो हेल्पिंग मेंबर्स लाइक अस हु आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट, इन्होंने आज तक 500 प्लस जीएसटी के सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया लेवल पे दिए फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नॉट सीए स्टूडेंट, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जैसे कि समझो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मेरे जैसे ऑल ओवर इंडिया में लेट से 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सारे सीए लोगों को गाइडेंस के लिए ही इज द पर्सन हु इज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर जीएसटी में, क्योंकि इनका कोर एरिया है जीएसटी में। बाकी रूटीन प्रैक्टिस तो वो सब करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, जीएसटी हो गया, बट इनका कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस है जीएसटी। ठीक है, अच्छा, सब लोग साथ में हो। अभी अभी ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा नहीं था। आई गेस आपको ऐसा लग रहा है क्या भाई साहब हवा टाइट हो जाती इतना कंप्लीट करने में। हाँ भी, आपको तो पता है आप सब सीए फाउंडेशन लेवल पे हो, ठीक है, सारे सीए फाउंडेशन लेवल पे हो। ठीक है, आपको नहीं लगता ये एकदम मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली अचीवमेंट है? ठीक है, तो आज की जो ये सेशन रखने का इंटेंशन एक ही था कि जो ये पर्सनालिटी आपके सामने है, आज का पूरा टाइम इनको देते हैं, जस्ट लिसन टू इट, और इतनी सारी चीजें मिलने वाली है आपको उनके एक्सपीरियंस से। बट प्लीज एक सिंपल रिक्वेस्ट है, सब एक पेन पेज लेके बैठ जाइए। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी वो आइडिया, जो भी वो मेथड, जो जो आपके स्टडी प्लानिंग, जो भी चीज वो आपको डिस्कस करेंगे ना, प्लीज एक सिंपल रिक्वेस्ट है, नोट इट डाउन। ठीक है, और ये मीटिंग विल बी लाइफ चेंजिंग सेमिनार फॉर यू गाइस, मार्क माय वर्ड्स। डन। सो टू बिगिन विद दिस, हियर इज सीए जुगल दोषी, हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू पवन। सो काफी बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, इतने बड़े इंट्रोडक्शन की फ्रैंकली गरज नहीं रहती है। सो अभी सबसे पहले तो जैसे पवन ने कहा, आप सब लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हो, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अभी आप सबको मेरे हिसाब से तो ये इश्यू आता है कि क्या मैं सच्ची सीए बन पाऊंगा। हम वही लेवल पे रहते। अभी कैसे है, आज अपन ने ट्रैकिंग स्टार्ट किया है, आधा किलोमीटर हुआ है, 10 किलोमीटर का ट्रैक है, वो ऊपर देख के डर जाते क्या हम इधर पहुंच पाएंगे। तो उसको सेम सिंपल मैं रीजन बोलूंगा, सिंपल एक ही फंडा यूज करना है जिंदगी में, जस्ट टेक वन थिंग एट अ टाइम। ज्यादा आगे का आप सोचो ही मत। अभी फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन के आगे क्या करना है मत सोचो, बस होने वाला है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, सही समय पे अपन सही चीजें करेंगे। सो वो एक प्रॉवर्ब रहता है, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट। बट वो कैसे यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दिन तक प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, तब तक सोचना ही नहीं है मैं फेल हो सकता हूँ। और जब एग्जाम से हॉल से बाहर आते हो, उसके बाद एकदम से एटीट्यूड चेंज होना चाहिए अपना। भाई मेरे को जो देना था कर दिया, अभी जो भी आएगा मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। जिस दिन मेरा रैंक आया सीए फाइनल में, उस दिन 1 बजे अगर रिजल्ट आया तो सुबह 11 बजे मेरा तैयारी था। अगर एक आधा सब्जेक्ट रह भी गया ना, चलो बुक्स भी सब निकाल के रखे, आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करने का, लगेज पढ़े को बैठने। दैट इज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। बट ये कब? एग्जाम देने के बाद। एग्जाम के दिन तक पहले 6 महीने दिन रात एक ही टारगेट था, रैंक लाना है। सो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गोल होना चाहिए जिंदगी में। हम बहुत लोग नहीं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने की, बहुत गोल रखो, दुनिया भर को बताते मत बैठो। मेरा डे 1 से गोल था कि मुझे रैंक लाना है। मैं सबको, आसपास सबको नहीं पता था। पवन को उस दिन पता नहीं था कि हाँ जुगल ने डिसाइड किया है रैंक लाना है। नॉट रिक्वायर्ड। गोल होना चाहिए, और गोल खुद के लिए होना चाहिए, दुनिया को बताने के लिए गोल नहीं होना चाहिए। बट विदाउट गोल पॉसिबल ही नहीं है। आपके काम का लेवल, आपके एफिशिएंसी का लेवल आधा हो जाता है अगर आपको जिंदगी में कोई गोल नहीं है, क्या करना है आगे पता नहीं है। मैं आज कल सुबह उठूंगा तो दिन भर में क्या करना है मेरे को आज पता है। पवन को पूरा पता रहता है, इसलिए वो एफिशिएंट रहता है। तो ये जिंदगी में ये गोल रहना बहुत बहुत, मतलब वो लॉन्ग टर्म गोल हो आपका, शॉर्ट टर्म गोल हो, डे टू डे प्लानिंग हो, गोल रहना चाहिए।
सिर्फ गोल रख के नहीं, हाँ मैं डे 1 से बोल रहा हूँ रैंक लाना है, उससे नहीं चलता है। रैंक लाने के लिए लास्ट 4 अटेम्प्ट में क्या मार्क्स पे रैंक आए, 520 से चालू होता है, 530 से चालू होता है, 540 से चालू होता है। तो चलो उसमें का वर्स्ट सिचुएशन कौन सा है, 540 है, तो मिनिमम अपने को 540 लाने। फिर उसका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप होने के बाद डायरेक्ट एग्जाम के दिन पे फर्स्ट टाइम पेपर देके नहीं चलता है। एग्जाम के 2 महीने पहले अपना फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट पेपर लिख के होना चाहिए। वो जब फर्स्ट पेपर लिखोगे तब अपना गैप एनालिसिस होना चाहिए कि भाई मैं बोल रहा था वो 540 लाने, बट आज मेरे को किधर कितना मिल रहा है, तो अभी ये 2 महीने में मैंने किधर इंप्रूवमेंट्स करने, ये सब प्लानिंग होना चाहिए। मेरा एक एक्सपीरियंस, मतलब 2 कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। पहले तो ऐसे रहते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, तो वो पास होते हैं फेल होते हैं उनमें हम पढ़ेंगे ही नहीं। दूसरे कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, और सीए में ऐसे भी होता है, बहुत सारे बच्चे हैं ईमानदारी से पढ़ते भी है फिर भी पास नहीं हो पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो पास होते ही नहीं है, होगे, जरूर पास होगे। जो आदमी मेहनत लेता है ना वो पास होता ही है, वो पास हो गए, बट मे बी 2 अटेम्प्ट लगे, मे बी 3 अटेम्प्ट लगे। एक चीज हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है, इफ यू आर टेकिंग एफर्ट्स ना आपको पास होना है। और एक बार आप सीए बनते हो ना तो फर्क नहीं पड़ता है कौन से अटेम्प्ट में सीए बने। बट आज अपन एम क्या करना है कि जल्दी सीए कैसे बने, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपको पहले से ही पता हो तो फेल होके सेकंड अटेम्प्ट में क्यों बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम बन पाए तो उसके लिए रिक्वायर्ड है, इट्स नॉट ओनली स्टडिंग, इंटेलिजेंट स्टडिंग में कहूंगा, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आज जब क्रिकेट की मैच खेलते हैं उनका कैसे स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3 रेडी रहता है। सीए के बच्चे पढ़ते हैं बट उनका स्ट्रैटेजी कुछ रेडी नहीं रहता है। वो क्यों ये पढ़ रहे हैं, कितने मार्क को ये आने वाला है। मैं किधर भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कुछ भी ऑप्शन को छोड़ो, 100% सिलेबस आना ही चाहिए। सीए ऐसा एग्जाम है, आप 400 पेज में से 10 पेज ऑप्शन को छोड़ो और वो 10 पेज पे 8 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। एब्सोल्युटली। हर हर अटेम्प्ट में होता है, तो ऑप्शन में तो कुछ छोड़ना नहीं है। बट और एक चीज जो मैं कहूंगा, अगर लेट से आपके पास 4 महीने हैं और 4 सब्जेक्ट है पढ़ाई को, तो ऐसा किधर भी नहीं है कि हाँ, मैं बहुत बार देखता हूँ लोग कैसे डिवाइड करते हैं। मैं लेट से पहले 3 महीने में सब कंप्लीट करूंगा और लास्ट 1 मंथ रिवीजन करूंगा, या फिर 2 महीने में कंप्लीट करूंगा, तो मैं 15-15 दिन हर सब्जेक्ट को दूंगा। ऐसे नहीं करना है हमें। आपके लिए कोई सब्जेक्ट इजी रहेगा, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहेगा। आप हर सब्जेक्ट को 15-15 दिन देते हो और स्टार्ट करते समय सबसे इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो, जहाँ पे गरज नहीं रहती है 15 दिन, और फिर उसको 15 दिन देके बैठते हो। और फिर जब डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता है तब समझ में आता है अरे ये तो 15 दिन में होने जैसा नहीं है, और फिर प्रेशर बिल्टअप होना स्टार्ट होता है। सो स्टडी को जो अपन टाइम डिवाइड करते हैं वो इक्वल डेज में नहीं करने चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आप थ्योरी को कम करो, प्रैक्टिकल को ज्यादा करो, कुछ नहीं, आपके ऊपर है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा तो कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट था, मुझे कॉस्टिंग बहुत अच्छे से आता था। मेरे 7 मंथ्स के स्टडी में या 6 मंथ के पढ़ाई में मैंने कॉस्टिंग के ऊपर सिर्फ 8 या 10 दिन पढ़ाई की है। और एक ITSM या ऑडिट सब्जेक्ट मेरे को वीक था, मेरे को था वीक, मेरे को बहुत इश्यू रहता था वो सब्जेक्ट में। वो 2 सब्जेक्ट पे मैंने अकेले ने सवा 1.5 महीना पढ़ाई की। सो ये कंसेप्ट अपन ने नहीं रखना है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। इक्वल टाइम हर सब्जेक्ट को नहीं देना है आपका। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो और आप कहाँ पे वीक हो। हमें ये भी सोचना है कि अगर मैंने कॉस्टिंग एक बार किया और मुझे 80 मार्क मिलने वाले हैं, मैं उसमें और 8 दिन डालूंगा तो 80 का 85 होगा, 90 होगा, सिर्फ 5-10 मार्क बढ़ेगा। यही 8-10 दिन जो सब्जेक्ट मेरा ऑडिट या इसका में मेरे को लेट्स से 40 या 45 मिलते हैं, वहां पे स्कोप ज्यादा है बढ़ने का। तो ये प्रिंसिपल हमने यूज करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वुड से कि ये एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक अभी जैसे पवन ने कहा कि मेरा इधर रैंक आया उधर रैंक आया, आधे बच्चों का सबसे पहले क्या कहना रहता है,
नहीं सर, हम वो कैटेगरी के ही नहीं, जाने दो आप, इनसे हमें कंपेयर ही मत करो। सही है, सही है। मतलब पहले से दिमाग में हो जाता है, नहीं सर हमें तो सिर्फ पास होना है। हमें तो सिर्फ पास होना है। करेक्ट। ये तो सबसे गलत है, जो कहते हैं ना। मैंने मेरे बहुत अच्छे दोस्तों को, और पवन भी अग्री करेगा, हमारे कॉमन फ्रेंड्स है बहुत सारे, होशियार थे बहुत, मैं बोलूंगा ब्रिलियंट थे, वो यही इसमें गए, मुझे सिर्फ पास होना है। हम साथ में पढ़ाई करते थे, तो एक आधा मूवी आया नया, देखने को जाना है, अरे एग्जाम है 1 महीने पे, अरे तू छोड़ रहे, तुझे ज्यादा मार्क लाने, मुझे सिर्फ पास होना है, मैं जा सकता हूँ। ये एटीट्यूड बहुत बहुत गलत है। हम वी ऑलवेज हैव टू कीप कि अगर आप 500 का सोचोगे ना, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, बीकॉम नहीं है कि 500 का सोचे तो 520 मार्क मिलेंगे। आप 500 का एम करते हो तो आपको 450 ही मिलेंगे। आपको पास भी होना है ना, आपने 400 नहीं, आपने मिनिमम 450 हमेशा एम करना ही चाहिए। तो एक तो एम रहना जरूरी है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी ने रैंक में आना है, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। हमने हमारा कैपेबिलिटी देखना है। मैंने जब मेरे मार्क्स देखे, मैं आईपीसीसी में रैंक में नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि मैं आईपीसीसी में नहीं आ सकता, मैं बोलूंगा, बट वो समय मेरा गलत क्या गया, मैंने खुद को एक रिस्ट्रिक्शन रखा था। मेरे को मेरे डैड ने एक टारगेट दिया था, अगर तू 70% लाएगा सीए में। मेरे डैड 1984 में सीए हुए, तो वो समय 60% को भी रैंक आता था, 65% को भी रैंक आता था। तो उन्होंने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही हवा में चढ़ा दिया कि भाई तू 70% ला, देखो मैं ये सब गिफ्ट दे दूंगा। तो 70% होता है 490, हम 490 के टारगेट से ही चले, मिले 505 मार्क्स, ज्यादा ही मिले, मैं खुश था। बट फिर मुझे वो सर ने, हमारे सर है, उन्होंने चिल्लाया, अरे तूने इतना टाइम पास किया है, यही तूने थोड़ी मेहनत ले रही थी तो तू रैंक में आ रहा था। थोड़े से रैंक गया था, मतलब थोड़े से रैंक टू गया, और मार्जिन। बुरा कब लगा, और जब अपने को पता है कि अपनी कैपेबिलिटी है, हमने मेहनत कम ली, और वही मेरे साथ के 4 दोस्त, 6 दोस्त, वो सब रैंक में है। तब समझ में आया कि इधर अपनी मेहनत कम पड़ी। तो ये जो लर्निंग था ना मेरा, ये लर्निंग मेरे को फाइनल में बहुत यूज में आया। तब मैंने एक ही डिसाइड किया था, फाइनल में मुझे पता नहीं था मुझे कितने मिलेंगे, बट एक ही डिसाइड किया था, आईपीसीसी में अपने से क्या गलत गया, अपन ने पूरा मेहनत नहीं लिया। फाइनल में एक ही प्रिंसिपल था, मेहनत पूरा लो, फिर जो आएगा वो देखा जाएगा। एब्सोल्युटली। कभी ये सोचा ही नहीं कि कितने घंटे पढ़ाई करना है। आपको अभी पता नहीं, आप सब नए लोग हो, सर्विस टैक्स में पहले निगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट था। निगेटिव लिस्ट यानी कोई भी सर्विस हो, ये 10 सर्विस छोड़ के हर सर्विस पे हम टैक्स लगाएंगे, ये निगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट था। मैंने मेरे जिंदगी में निगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट लाया, मेरे टाइम टेबल में निगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट लाया। मेरे पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से मेरे को नींद को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, एक दिन 6 घंटे में हो गई नींद, ओके, एक दिन 7 घंटे में हो गई, ओके। मैं कंट्रोल नहीं किया मुझे कितना सोना है, वो कंट्रोल नहीं किया मैंने। जितना नींद आया, क्वालिटी नींद सोया। नींद, खाना पीना, और कोई अनअवॉइडेबल चीज है, चलो ये चीज मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। फिर एक आध दिन था वो 1.5 घंटा डॉक्टर के पास जाने में गया, उस दिन मैं ये नहीं रोया कि मेरा कम पढ़ाई हुआ, क्यों? मेरे डेफिनेशन में वो निगेटिव लिस्ट में आता है। 3-4 ही चीजें रखो तुम आपके नेगेटिव लिस्ट में, आपके नेगेटिव लिस्ट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों के साथ बात करना है, बैडमिंटन खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, ये चीजें कभी नेगेटिव लिस्ट में नहीं आनी चाहिए। जो बहुत रिक्वायर्ड है, खाना पीना, बस सोना, इतने चीजें आपके नेगेटिव लिस्ट में आने दो, और वो छोड़ के जितना टाइम आपके पास है ना, पूरा पढ़ाई करो। फिर वो 16 घंटे हो, 18 घंटे हो, 15 घंटे हो, एक आध दिन पे वो 8 घंटे भी रहेगा। कोई तो फैमिली फंक्शन है, जाना पड़ा, चलो कोई बात नहीं, 8 घंटे ना 8 घंटे पढ़ाई कर ली। ये निगेटिव लिस्ट फॉलो करोगे ना, एक एक चीज तो सेटिस्फाई रहती है खुद को, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी ना मैंने पूरी दे दी। और एक बार आप पूरी कैपेबिलिटी से देते हो ना, फिर रिजल्ट कुछ भी आए, 2 मार्क कम आए, 2 मार्क ज्यादा है, आपको पता रहता है भाई मेहनत हमने ली है, वो एक सेटिस्फेक्शन रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी और एक चीज जो आप लोगों को भी बहुत इशू आएगा, सब्जेक्ट कौन सा कैसे पढ़े। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गाइस ध्यान देना इसमें। यस।
अभी मैं आज जो शेयर कर रहा हूँ ना, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक चीज सबने याद रखना है, एंड आउटपुट इज सीए बनना है। सीए बनने के लिए 3-4 अलग अलग वेज हो सकते हैं, बराबर है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा ये मेथड से किया तो ही आप सीए बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, ये प्रूवन टेस्टेड मेथड है मेरे लिए, ये मेथड से काम होता ही है। Right. आपका कोई और मेथड से हो रहा है, आपके हाथ में, ये मेथड से होता है, इसका इतना मेरे को पता है। तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले तो डीप स्टडी। एक आधे सब्जेक्ट में आप जब पढ़ते हो ना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सीए के सिलेबस में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप 10 बार चीज पढ़ोगे ना, दिमाग में नहीं जाएगा। वही कोई एग्जाम्पल के साथ, कोई लाइव इवेंट के साथ आप रिलेट करोगे और आप ध्यान में रखोगे, वो दिमाग में फिट बैठता है। फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए एक आध जन ऐसे बोलेंगे मेरा 10 दिन में हुआ, दूसरे को 13 दिन लगे रहेंगे, बट उसने अगर वो डिटेल में जाके समझ के किया रहेगा ना, वो 13 दिन फर्स्ट टाइम लगे, नेक्स्ट टाइम रिवीजन उसका 6 दिन में होगा, 5 दिन में होगा। और दूसरे बंदे को फर्स्ट टाइम भी 10 दिन लगे, सेकंड टाइम भी 10 दिन लग रहे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको फर्स्ट टाइम कितना भी टाइम जाए, तो एक है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कोई भी चीज में आप पढ़ रहे हो, आप उसके, मैं हमेशा जो यूज करता हूँ ना, मैं अज्यूम करता हूँ मैं वो सिचुएशन में हूँ। जब वो बोलते हैं मिस्टर एक्स हैज सोल्ड हिज बिजनेस फॉर ₹10,000, मैं अज्यूम करता हूँ भाई वो मेरा धंधा है, मैंने वो बेचा है। वो एंगल से मैं सोचता हूँ। व्हेन आई स्टेप इनटू दैट शूज एंड आई थिंक, एक बार आप वैसे सोचना चालू करते हो ना, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है, अरे इधर ये किया तो ये इश्यू आएगा ना, सिर्फ ये नहीं है। इट हेल्प्स थिंग्स बिकम इजी। आपको बहुत इजी बन जाता है फिर सोचना, या फिर उसका रेलेवेंस रखना। आपको पकड़ो या फिर 3-4 एग्जांपल्स लेने के जो लाइव इवेंट आपने देखे हैं। मैं हर चीज के सामने, अभी अभी तो आप फाउंडेशन में हो, बट आगे जब आपको आर्टिकलशिप या इसका एक्सपोजर मिलता है ना, कोई भी इनकम टैक्स का केस लो, मैं ये देखता था, हाँ ये क्लाइंट में हमने ये किया है, मैं उधर लिख के रखता था, क्लाइंट का नाम इसका केस, क्लाइंट का नाम उसका केस। क्या होता था, वो सेक्शन आया ना, वो क्लाइंट दिमाग में आता था, वो काम किया हुआ दिमाग में आता है। फिर ऑटोमेटिकली फिर मेरे को रट्टा मारने की गरज नहीं पड़ती। वंस आई नो द कंसेप्ट, फिर वो वर्डिंग ऑटोमेटिकली फ्लो आता है। सीए में रट्टा मार ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल कि बुक्स में जो वर्ड है वो आप एग्जैक्ट के एग्जैक्ट लिखो। वो ट्राई करने में जाओगे तो आप टाइम पास कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। वो करना ही नहीं है अपने को। मेन वर्ड कौन सा है वो याद रखना है, शल, मे, टू बी, नॉट अलाउड, इतने मेन वर्ड याद रखने, क्योंकि उसके ऊपर पूरा मीनिंग चेंज होता है। वो मेन वर्ड लिखने हैं, बस बात खत्म। एक आर्ट ऑफ स्टडिंग, अभी पवन ने कहा कि मैंने पहला कोर्स किया, दूसरा किया, तीसरा किया। मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल। एक बार ये फर्स्ट चीज आपकी हो जाती है ना, आगे का सब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होता है। इट्स, ये फर्स्ट चीज में एक आर्ट ऑफ स्टडिंग सीख गया मैं। क्या रहता है वो आर्ट ऑफ स्टडिंग, एक बेसिक अपने को ये समझना है। सबसे पहले तो आप ये पढ़ रहे हो, आप ये क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये बेसिस पे आपको जज किया जाने वाला है कि आपका नॉलेज कितना है। आपका नॉलेज कैसे जज करने वाले हैं, आप 3 घंटे में जो पेपर लिखने वाले हो उसके बेसिस पे जज करने वाले हो। ये जज कौन करने वाला है, जो एग्जामिनर है। वो आपका पेपर पढ़ के, वो पेपर पढ़ने के लिए वो कितना टाइम दे रहा है, 10 मिनट। डे 1 से कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, एग्जाम के 3 घंटे में आप जो लिख रहे हो, सामने वाले को 10 मिनट ही वो देने वाला है। 10 मिनट में उसको समझ में आने चाहिए कि आपने जो लिखा है बराबर लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। जो लिखा है बराबर लिखा है। वो अगर 10 मिनट में आपका, बहुत बोलते हैं अरे बीकॉम का पेपर नहीं, फॉर्मेटिंग मत करो। फॉर्मेटिंग करना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग से कुछ नहीं होगा, बट भाई वो 10 मिनट में वो पेपर आपके पढ़ने का लायकी का तो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट किए रहने चाहिए, नया क्वेश्चन नए पेज पे चालू रहना चाहिए। ये बेसिक चीजों में अगर एग्जामिनर अटक गया ना, वो 4 मार्क के क्वेश्चन को आपको 2 मार्क ही देने वाला है। मैंने खुद ने एग्जाम के पेपर चेक किए, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ ऐसे ही होता है। क्योंकि उसको ढूंढना पड़ रहा है यार, किधर क्या लिखा है, फिर उसको
उसके मन में एक बार डाउट आया ना, उसको लगता है ये आदमी को कुछ आता नहीं, उसने कुछ ना कुछ लिखने के लिए लिखा है। तो ये 3 घंटे में अपने को अपना प्रॉपर प्रेजेंट करना है, सो दैट वो 10 मिनट में एग्जाम आपको इवेल्युएट करे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। मैं रिवर्स आता हूँ हमेशा, बिकॉज एंड आउटपुट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप इज, एक चीज समझ के लो, आप कितना भी पढ़ाई कर लो पहले, कितना भी पढ़ाई कर लो पहले, अगर लास्ट 1.5 दिन में अगर आपने वो थिंग रिवाइज नहीं की, भले ही 2 मिनट में रिवाइज करो, बट अगर लास्ट 1.5 दिन में आपने वो चीज रिवाइज नहीं की, आपके मेमोरी में वो चीज रहने का प्रोबेबिलिटी 50 या 80% से कम हो जाए। फिर आप पेपर के बाद आके बोलोगे कि अरे ये पढ़ा था मैंने, याद ही नहीं आ रहा था, पढ़ा था मैंने, याद ही नहीं आ रहा था। लास्ट 1.5 दिन आपको कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है, गलती से भी नहीं पढ़ना है। अगर 10,000 चीज है, आपने 9,900 चीज पहले पढ़ी है, और लास्ट डे पे आपको समझ में आया कि अरे ये 100 चीज मैंने पढ़ी नहीं है, ये 100 नई चीजें पढ़ने में टाइम मत डालो। कवरेज इंपॉर्टेंट है लास्ट 1.5 दिन में। तो कवरेज पहले ये 9,900 करो, फिर भी 1 घंटा रहा ना, तो ये 100 चीजें करो, मत करो ऐसे नहीं बोलूंगा, बट फर्स्ट थिंग इज कवरेज कंप्लीट करो, कंपल्सरी। यू कांट एक्सपेक्ट योर ब्रेन। यस। मतलब जो अभी जुगल सर बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने ये बोला कि लास्ट डे रिवीजन शुड बी क्लियर। आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि आपको 1 डे बिफोर एग्जाम क्या पढ़ना है। मतलब आप जब प्रिलिमिनरी स्टडी कर रहे हो, अगर आपको क्लियर नहीं है लास्ट डे रिवीजन पे क्या पढ़ना है, अभी से इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके रख दो। जो आपके समरी, जो हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो हम समरी नोट्स, रिवीजन मटेरियल, ताकि आपको वो 1.5 दिन में वापस पूरा बुक जीरो से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली खत्म ही नहीं होगा ना। आ रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस सर। पॉइंट पे अभी नेक्स्ट में आ रहा हूँ। यस सर। तो यस। एक चीज है 1.5 दिन में कंप्लीट करना है, तो अब ये डायरेक्ट 1.5 दिन में तो सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। ये 1.5 दिन में आने के लिए आपको 2 रिवीजन मिनिमम रिक्वायर्ड है, 2 या 3 रिवीजन। सो रिवर्स वर्किंग होना चाहिए। अगर मेरा 1 मई से एग्जाम चालू हो रहा है ना, उसके पहले के 15 दिन मेरा लास्ट रिवीजन होगा, जहां पे मैं हर सब्जेक्ट को 2 पूरे दिन दे रहा हूँ या 2.5 दिन दे रहा हूँ। उसके पहले के 25 दिन मेरा सेकेंड लास्ट रिवीजन रहेगा, जब मैं हर सब्जेक्ट को 3.5 दिन दे रहा हूँ। और उसके पहले का 1.5 महीना मेरा थर्ड लास्ट रिवीजन रहेगा, यानी फर्स्ट टाइम रिवीजन रहेगा, जब मैं हर इसको 7 दिन दे रहा हूँ। और फिर उसके पहले आप पढ़ने, दैट योर फर्स्ट टाइम रीडिंग में आप 10 दिन डालो, 15 दिन डालो, 20 दिन डालो, सवाल ही नहीं आता। ये 2 हुआ तो 3 प्रेफरेबल, नहीं हुआ तो 2 तो भी, इतना तो होना ही चाहिए रिवीजन। और रिवीजन का एम क्या है, उतने बार रिवीजन क्यों करते हैं अपन? एक मैंने क्लासिक चीज देखी है, बहुत मेरे दोस्तों करते हैं। फर्स्ट टाइम रीडिंग करते समय लेट्स से यूनिक के क्लास के नोट से किया, और सेकंड टाइम नहीं, अभी सेकंड टाइम रीडिंग के समय ना मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करूंगा। अरे उसको रिवीजन नहीं कहते। 3 बार रिवाइज करना, यानी रिवीजन में कोई भी नया मटेरियल ऐड ही नहीं होना चाहिए। आपको जो 2 मटेरियल पढ़ने, जो 3 मटेरियल पढ़ने ना, फर्स्ट टाइम रीडिंग में पढ़ो। रिवीजन, जो नोट्स बनाने, समरी नोट्स बनाने, सब फर्स्ट टाइम रीडिंग में आना चाहिए। रिवीजन इज ओनली रिवीजन जो फर्स्ट टाइम डिसाइड किया है, 100% जो फर्स्ट टाइम का कवरेज है, वही चीज रिवाइज करना है। रिवीजन का फायदा ये होता है, अपने दिमाग में वो स्ट्रांगली फिट होता है कि ये पेज पे इधर ही यही चीज है, ये पेज का यही मीनिंग है। 3 बार वो कंसेप्ट अपने वैलिडेट करते कि हाँ ये ऐसे ही हुआ तो ऐसे ही होता है। 3 बार अपन ने वो एग्जाम्पल सॉल्व करके अभी देख लिया है, उसको रिवीजन कहते हैं। उसके वजह से ही एग्जाम में आप 1.5 दिन में सब कर पाओगे। अगर आप हर बार रिवीजन के समय अलग चीजें उठाओगे, अलग मटेरियल उठाओगे, तो होगा ही नहीं कभी। आप सेम ही मटेरियल रखते जाओ, जो करना है, जो मटेरियल आपके होने चाहिए, जो एडिशनल आपको मॉड्यूल से क्रॉस चेक करना है, वो सब फर्स्ट रीडिंग में करने का। और समरी नोट्स इज मस्ट, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप 1.5 दिन में करोगे कैसे? क्या करोगे आप 1.5 दिन में? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेन मॉड्यूल या मेन बुक पे सिर्फ हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड में इतना होता है, भाई वो मेन बुक आधी के ऊपर हाईलाइटेड है, और वो हाईलाइट क्यों किया था वो सोचने में टाइम जाता है। कलरफुल बन जाती है एकदम।
एकदम कलरफुल। वैसे वो चीज में नहीं जाना है अपने को। मैं ये नहीं कहूंगा, अभी जमाना एडवांस हो गया है। 8 साल पहले 10 साल पहले लोग खुद के नोट्स बनाते थे। अभी आपको समरी नोट्स भी रेडीमेड मिलेंगे, लो रेडीमेड कोई इश्यू नहीं है। बट जब आप रेडीमेड समरी नोट्स यूज कर रहे हो ना, तो लेट्स से एक 800 पेज का मेन बुक है और 100 पेज का समरी नोट है। ऐसे नहीं होना चाहिए फर्स्ट टाइम मैंने 800 पेज का बुक पढ़ा और अभी सेकेंड टाइम में 100 पेज का बुक पढ़ूंगा, नहीं। आप सेम टाइम पे 800 पेज का बुक और 100 पेज का बुक पढ़ोगे। 800 पेज के बुक में से 50 पेज का चैप्टर हो गया। अभी लगे वो 50 पेज का चैप्टर इसमें 5 पेज में जो कवर्ड है वो देखोगे, आपके माइंड को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो ये 50 पेज में मैं सीखा हूं ना, सब इधर कवर हो रहा है। आपको कोई चीज लगा कि नहीं ये 4 चीज इसमें नहीं कवर हो रहे, हाथ से उधर लिख के रखो। तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम मैं ये 5 पेज पे रिलाई कर सकता हूँ, अभी वापस 50 पेज पे नहीं जाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये अप्रोच बहुत बहुत जरूरी है। यस यस यस। और एक चीज जो रहता है अभी यहाँ पे, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड मेनी पीपल वुड बी मे नॉट अग्री विथ इट। बहुत सारे लोगों का रहता है, सर हेल्थ के लिए क्या, हेल्थ के लिए 1 घंटा जाना चाहिए, 2 घंटा जिम होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो अपना जिंदगी, ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अपना जिंदगी बहुत बड़ा है। ये एग्जाम का दौर 4-4 महीने का है। क्या होता है वर्स्ट केस, चलो मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, क्या होता है वर्स्ट केस, लॉन्ग टर्म में मैं 10 साल एक्सरसाइज नहीं करूंगा, गलत है, अग्रीड, मैं वो सजेस्ट भी नहीं करूंगा। 4 महीने नहीं किया, 5 किलो वजन बढ़ेगा। जिंदगी में प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। एब्सोल्युटली वेल। वो 4 महीने आपके लिए प्रायोरिटी आपकी एग्जाम है, जिंदगी भर के लिए नहीं है, वो 4 महीनों के लिए। भाई नहीं किया मैं 4 महीने जिम, नहीं किया कुछ भी मैंने, ऐसा तो आदमी बना नहीं है कि भाई 4 मतलब पानी नहीं पिया तो आदमी 7 दिन जी नहीं सकता है। बट एक्सरसाइज के लिए 1-1 घंटा नहीं डाला तो जी नहीं सकता, ऐसे नहीं है। आपका 10-15 मिनट मेडिटेशन योगा जो है करो। बट बहुत सारे जन में देखता हूँ वो जिम और उसके नाम में 2-2 3-3 घंटे डालते, दैट इज रॉन्ग। यस यस यस। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं करो ही मत, भाई अगर इजीली हो रहा है, आपके शेड्यूल में एडजस्ट हो रहा है तो करो। बट दैट शुड नॉट बिकम अ प्रायोरिटी और उसके लिए आप बाकी की चीजें चेंज कर रहे हो, वैसे नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग विच आई फील इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग। ये बहुत लोगों को इश्यू आता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू आता है, बहुत क्लासिक इश्यू है, दैट इज कंपैरिजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर तो पूरा प्रेशर बिल्टअप होना है, नहीं तो प्रेशर जिंदगी, नहीं तो जिंदगी में ट्रबल्स बढ़ेंगे कैसे। कंपैरिजन इज अ रूट कॉज फॉर एवरीथिंग। आपको मेरा लाइव इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने सीपीटी में क्रैश कोर्स किया था। सीपीटी इज फाउंडेशन, अभी सीए का फाउंडेशन। मैंने क्रैश कोर्स किया था। बाकी के बच्चे साल भर पढ़ाई कर रहे थे, मैं सिर्फ 3 महीने पढ़ाई कर रहा था। तो पहले ही एक टेंशन था भाई, अपन ने बहुत कुछ तो एक्स्ट्रा लिया है। मेरे को पहले लगा यार सीपीटी के लिए एमसीक्यू है, हमारे समय एमसीक्यू थे, उसके लिए साल भर पढ़ाई कौन करेगा, जाने दो अपन 3 महीने पढ़ाई करेंगे। तो एक डेयरिंग किया था। उसमें भी मेरे को दोस्त मिलते थे, यार लाइब्रेरी में डिस्कस करेंगे, कल रात को ना 1 बजे तक पढ़ाई करते बैठा मैं, 1:30 बजे तक पढ़ाई कर रहा था मैं। तो भाई इश्यू ऐसे आता है, मेरे को ही खुद पे टेंशन आ रहा था, साला ये लोग साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी 1-1:30 तक पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे सेल्फ डाउट हुआ था, मुझे भी हुआ था। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब चीजों से बहुत दूर था, मैं भी यही यही चीजों से मैं भी गया हूँ। बट मैं जो कहता हूँ ना, एक फेथ रहना चाहिए। वो कहते हैं यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, बट एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। बट हर चीज खुद ने एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसीलिए आज पवन सर ने ये सेमिनार रखा है, मैं कहूंगा इसीलिए आज पवन सर ने सेमिनार रखा है। हर चीज खुद एक्सपीरियंस करने में मत पड़ो, मेरी बात सुनो, कंपैरिजन छोड़ दो। आज जो ये बच्चे थे ना, मैं 1 बजे तक पढ़ रहा हूँ, 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ, इन लोगों को 200 में से 100, 105, 110, मुझे आए 180। मैं एक भी दिन 8:30 के ऊपर बैठा नहीं था। मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा ज्यादा पढ़ाई मत करो, सब अपने अपने ऊपर रहता है, बट डोंट कंपेयर। क्यों?
मैं सुबह 7 से 8:30 में कुछ भी टाइम पास नहीं करता था। ये लोग क्या करते हैं, दोपहर में 2 घंटे फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, खाने जाएंगे, और सब होने के बाद रात को 9 बजे पढ़ाई करने बैठेंगे। इफेक्ट सेम ही आता है। उल्टा मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा था, उनका नहीं था। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि वो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, हम नहीं कर रहे, बट अप्रोच ये होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपका एग्जिस्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, उसका नहीं है। कभी भी कंपैरिजन में मत जाओ। और अलग है भाई, दोनों अलग है। मुझे कॉस्टिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उसे लगता है, बट उसको थ्योरी एकदम से इजीली लर्न होता है, मेरा नहीं होता है। सो कोई भी कंपैरिजन में मत पड़ो। कंपैरिजन इज योर बिगेस्ट एनिमी, आई वुड से। कंपैरिजन से आपको बहुत प्रेशर बिल्टअप होता है, वो आपके मार्क कम करता है, 2 मार्क कभी बढ़ाएगा नहीं, सिर्फ वो आपके मार्क कम करेगा। ये चीज मैं बोलता हूँ। एब्सोल्युटली वेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, प्लीज नोट इट डाउन, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। मतलब हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, जो सब लोग बोलते हैं, दिस इज द परफेक्ट थिंग व्हिच जुगल सर इज टेलिंग राइट नाउ। यस सर, गो अहेड। अभी लास्ट बहुत बहुत बार लोगों के दिमाग में, अब भी नहीं आएगा, आप तो अभी फाउंडेशन में हो, हम ये जो कोर्स कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ये डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, सब बताएंगे, डिग्री ही सब है। एक चीज समझ लो, डिग्री ही सब है। वो आपका एंट्री गेट है। एब्सोल्युटली। आपके आपके भाषा में बोलने का तो आप पब में जा कब सकते हो, 18+। वो 18 एज का आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? वो क्लब में आपको एंट्री मिलता है, बस वही इंपॉर्टेंस है। करेक्ट करेक्ट। डिग्री का वही इंपॉर्टेंस है। वो डिग्री के वजह से ना आपके लिए सब दरवाजे खुलते हैं। आज मतलब अभी आप लोगों को कंपनीज, अभी बहुत सारा, अभी आप सब लोग यंग हो तो शेयर्स में एक्टिव रहोगे या पता तो रहेगा शेयर मार्केट के बारे में। तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी का जो डिफरेंस है ना, वो एक सीए और नॉन सीए का डिफरेंस है, बस ये सुपर समझ। सुपर सुपर। तो अपने को अपना लिस्टिंग करना है, ये दिमाग में रखो, अपने को अपना लिस्टिंग करना ही है। एक लिस्टेड कंपनी बनना है, डिग्री आए यानी आप लिस्टेड कंपनी बनोगे। उसके बाद भी लोग माती खाते हैं, उसके बाद भी कंपनी बंद पड़ते हैं, नहीं ऐसे नहीं, बट लिस्टिंग होना इटसेल्फ इज अ अचीवमेंट। अचीवमेंट। एग्री। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और सबके लिए नहीं, बट आज अगर इधर 220 लोग हैं ना, मेरे हिसाब से 10 लोग तो रहेंगे जिनमें कैपेबिलिटी है रैंक लाने की। उसमें 10 लोग तो रहेंगे जिनमें कैपेबिलिटी है रैंक लाने की। भाई जी तोड़ मेहनत करो, एक 1% भी मेहनत कम मत होने दो। वो रैंक की क्या कीमत है, वो अलग ही कीमत है। मतलब आप कुछ भी करो, 10 साल बाद ना कोई पूछेगा नहीं आप कब सीए बने या क्या बने, बट ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जिंदगी भर, मरते समय तक आपके साथ रहेगा। तो अगर आप में कैपेबिलिटी है तो उसका यूज करो, एंड यू शुड हैव सम मोटिवेशन। यू शुड हैव सम मोटिवेशन, भले ही वो आपके फ्रेंड्स रहे, आपके घर वाले रहे। मेरे लिए मेरे डैड मोटिवेशन थे। माय डैड इज अ मेरिट रैंकर हिमसेल्फ, और मेरे अत्या, हम कहते हैं डैड की रियल बहन, वो हमेशा मुझे कहते थे, क्या तू, तेरे डैड इतना स्कोर कर पाएगा? मुझे वो एक इश्यू बन गया था भाई, मेरी कैपेबिलिटी प्रूव करनी है तो लाना पड़ेगा रैंक। सो कुछ भी होने दो, मेक सम इंसिडेंट, बर्न द फायर इनसाइड यू, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, that is very much required. And the last and important thing I would like to cover in is how to manage friends and studies. आपको मैंने एक चीज बताई थी रिगार्डिंग जिम, या ये 4 महीने नहीं हुआ तो फर्क नहीं पड़ता है, सेम वही। फ्रेंड्स बहुत बहुत जिंदगी में रिक्वायर्ड है, उसको हम डाउट ही नहीं करते। फ्रेंड्स आर रिक्वायर्ड अ लॉट, बट
फ्रेंड्स बनाने का एक जोन रहता है। मैं कहूंगा आप सीए फाउंडेशन में आने तक आपके जो फ्रेंड्स है ना, आपने उन्हें भी रिटेन कर लिया वो एग्जाम के 4 महीने में, बहुत काफी है। नए फ्रेंड्स बनाने की मेहनत मत लो। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, एवरीवन कैन हैव योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन। व्हाट आई से इज मेहनत मत लो। जो है आपके 50 भी फ्रेंड्स रहे ना, आपको हर रोज लगने वाले 2 या 3 ही रहते हैं। उतने 2 या 3 ही रहने दो जो आपको स्टडी में भी मोटिवेट करे, जो आपके पिलर्स बने। आप 2 साल विदाउट फ्रेंड्स रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी है पूरी आगे फ्रेंड्स बनाने के लिए। फ्रेंड्स आर अ इम्पोर्टेंट पिलर। उनके वजह से ही जो आप खुद बैठ के पढ़ाई करोगे तो 12 घंटे करोगे, फ्रेंड्स रहेंगे साथ में तो मे बी 18 घंटे करोगे। बट वो कोई भी चीज ज्यादा हुई तो अच्छा नहीं रहता है, वैसे ये फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करने के लिए चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स आपका टाइम कम कर रहे, 12 का 11 ला रहे, तो भाई 2 साल के लिए ऐसे फ्रेंड्स नहीं रहे तो चलेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। 2 साल के लिए ऐसे फ्रेंड्स नहीं रहे तो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू गिव सम सैक्रिफाइसेस। वो लॉयन ऐसे ही लॉयन नहीं बनता है, ऐसी बात है। वो दर्द होता है, सबको होता है। यू हैव टू गिव द सैक्रिफाइसेस, दैट इज व्हाट आई वुड। पवन, बैक टू यू। You are on mute. All okay now? Audio clear now? Yes, yes, yes. Question was very simple. Student were asking कि सर हमें सब्जेक्ट वाइज थोड़ा एटलीस्ट एक मिनट एक सब्जेक्ट के बारे में बोलिए। एक है इनका बेसिक अकाउंट्स, एक है इनका मैथ्स, एक है इको बीसी के वाला इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, और एक है इनका लॉ। तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये इनके लिए एमसीक्यू है, और अकाउंट्स और लॉ ये इनके लिए है पूरा सब्जेक्टिव है, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर राइटिंग। सो उनका मेजर प्रॉब्लम बच्चों का 2 रिलेटेड है। एक मैथ्स जो एक दिमाग में बैठ गया है कि डिफिकल्ट है एक चीज, और दूसरा लॉ कि उनको टेक्निकल वर्ड्स, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर राइटिंग वगैरह, ये 2 चीज में उनको आपका गाइडेंस चाहिए सर। मेजरली 2 सब्जेक्ट्स। बहुत इजी है, मेरे को नहीं पता था मैथ्स एमसीक्यू है। आई वुड से इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, मैथ्स एमसीक्यू है। मैथ्स में आपने 10-12 तक एक्सपीरियंस किया रहेगा, बहुत से बार आपका आंसर करेक्ट रहता है, बट एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। क्यों नहीं देता है? आपने जो मेथड यूज किया और उसके पास मॉडल आंसर में जो मेथड है वो अलग है, उसको आपका मेथड ही समझ में नहीं आया। इधर वो सवाल ही नहीं है, एमसीक्यू है, आप कोई भी मेथड से लो। मैथ्स के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, लॉजिकलनेस। लॉजिकल रहे, अगर मतलब क्वेश्चन वो क्या बोलते केस स्टडी टाइप में रहा तो लॉजिकलनेस। और आई वुड से आपका माइंड काम होना चाहिए मैथ्स में। बहुत बार क्या होता है, हड़बड़ी में भाई पता है मेरे को 22 + 22 44, वो 45 सिलेक्ट कर देते हैं। सो वो एक चीज मत होने दो। एंड देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन मैथ्स, देयर आर फ्यू लॉजिक्स बस। ये लॉजिक्स आपको आज पता नहीं रहने वाले, ये लॉजिक्स आपको सीखने, बट इट इज अ लॉजिकल थिंग। देयर इज नो सब्जेक्टिविटी, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मैथ्स, इज देयर इज नो सब्जेक्टिविटी इन इट। तो एक बार आप वो लॉजिक समझ गए, a² + b² का फॉर्मूला, a + b² ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार आपको समझ में आ गया यही है, तो गलती नहीं हो सकती है। मैथ्स का रिवीजन सबसे इजी रहता है भाई, 100 फॉर्मूला बस रिवाइज करने, हर बार क्वेश्चन तो अलग ही आने वाला है। बहुत सारे लोग मैथ्स में ना क्वेश्चंस लर्न करते, सबसे गलत उधर ही जाते। एग्जामिनर को बहुत इजी रहता है, वो क्या करता है ना, बहुत कॉमन से क्वेश्चन ढूंढता है। वो ढूंढेगा ये क्वेश्चन है ना टेक्स्ट बुक में भी है, 3 साल के आर्टिकल में भी आया है, तो वही क्वेश्चन उठाता है वो जानबूझ के, और उसके सिर्फ 2 वर्ड्स घुमा देता है, और हो गया बच्चों के लिए ये गूगली। क्यों? अपने को दिमाग में बैठा है ये क्वेश्चन आया ना, यही आंसर डालना है, बट उसने उधर हैविंग के जगह नॉट हैविंग कर दिया है, वो अपन देखते नहीं है फिर। तो मैथ्स में कभी क्वेश्चन लर्न मत करो, और क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पढ़ो। बहुत बार अपने से कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है और अपना अंडरस्टैंडिंग ही चेंज हो जाता है। तो ये चीज मैथ्स बोलो या कोई भी एमसीक्यू सब्जेक्ट बोलो, ये चीज बहुत ध्यान रखना है।
इन एमसीक्यू ना दे प्ले ओनली ऑन दिस टेक्निक्स, बस यही चीजों पे खेलते हैं, किधर गूगली किया, किधर हैव का हैव नॉट कर दिया, किधर ऑप्शंस में 12 का 21 कर दिया। ऐसे चीजों में 10-20 मार्क्स रहते, पूरा 100 पेपर मार्क का नहीं रहेगा बट ऑब्वियस है, बट उतने 10-20 मार्क्स तो बच जाते हैं। एंड जो लॉजिक्स है उसके, मतलब जो फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज लर्न करनी है, और वो भी लॉजिकल रहते, मैं कहता हूँ वो भी लॉजिकल रहते। अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया ना तो वापस भूलने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो वो थ्योरम या जो अपन कहते हैं कि a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो क्यों रहता है, उस पर अपन ने टाइम डालना चाहिए। वर्स्ट केस एग्जाम में मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा ना, मेरे को वो मेथड पता है, 2 मिनट ज्यादा जाएंगे बट वो मेथड से मैं वो आंसर पे पहुंच जाऊंगा। तो वो लॉजिक्स पे जाओ। और लॉ के लिए मैंने पहले ही कहा, कहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप सेक्शन का सेक्शन उतारो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। लॉ का पढ़ाई जो करना है ना, कैसे करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंपनी एक्ट है, मैं कंपनी एक्ट कभी हाँ ये रिलेटेड पार्टी मतलब क्या ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्टार्ट ही करता हूँ वही सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 4 क्या है। लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने पूरा लॉ पढ़ा है। एग्जामिनर क्या करता है, कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन डालता है, फिर अपन क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ा रहता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है इसके लिए कोई अलग प्रोविजन है क्या। तो वो कब होगा, जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई लॉ में इतने 100 ही सेक्शन है, ये छोड़ के नया सेक्शन ही नहीं है। तब आप सोचोगे कि भाई ये 100 ही है ना, ये 50 में तो बैठता नहीं, ये आखिरी के 20 में भी किधर इस पे बात हुई नहीं है, ये चीज पे सिर्फ ये 4 ही सेक्शन बात करते हैं, तो अब ये 4 में से ये बराबर है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका कवरेज 100% हुआ है और आपको वो कॉन्फिडेंस है ना, और आप, मैंने सिंपल कहा टेक्निकल वर्ड्स तो लिखने नहीं है, वंस यू नो सेक्शंस, एक ही चीज टेक्निकल लिखनी रहती है पूरे पेपर में, वो रहता है राइट सेक्शन नंबर एंड राइट कोड, और आपने वो हिसाब से पढ़ाई की है। मेरा डे 1 से प्रिंसिपल था, एग्जामिनर क्या देखता है, वो कब बोलता है इसको सब आता है, सेक्शन नंबर लिखे तो वो 10 मिनट में उसने सेक्शन नंबर देखना है, इसलिए मैं सेक्शन नंबर अंडरलाइन करता हूँ। मेरे 3 घंटे के पेपर में सेक्शन नंबर लिखता हूँ, और अभी मेरे को 3 घंटे में सेक्शन नंबर लिखने, तो सेक्शन नंबर का ही पढ़ाई करना है। तो मैं पढ़ाई क्या करता हूँ, मैं लॉ पढ़ते समय सेक्शन नंबर वाइज ही पढ़ता हूँ। सेक्शन 5 बोले तो ये, सेक्शन 6 बोले तो ये मेरा टेक्निक है। सबका टेक्निक ऐसे हो ऐसा नहीं, बट ये मेरा टेक्निक है, ये हिसाब से आप पढ़ोगे। फिर एक बार मैंने लिखा ना, सेक्शन 6 सेज दैट डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू डू दिस, भाई फिर लॉ में कुछ भी वर्ड्स हो, अगर मेरा मीनिंग सेम निकल रहा है और सेक्शन नंबर का रेफरेंस मैंने दिया है, तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए मैं कहूंगा। So this is what I would talk about law and maths. Yes, all done. अच्छा, आई होप ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है। यस, अच्छा सुनो, एक बार एक 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। पहले तो सर ने आपको काफी सारी चीजें बताई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट डाउन भी किए। देन डोंट वरी अबाउट फ्यू थिंग्स, इफ यू आर लाइक कि सर थोड़ा सा कवर हो गया है, थोड़ा अभी भी बाकी है, हमें काफी सारे क्वेश्चन है, पूछना है, ठीक है। व्हाट विल डू, विल अगेन हैव वन मोर सेशन विद जुगल सर, व्हेनेवर यू नीड, विल प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि अपना नेक्स्ट सेशन भी अभी 10:30 को, ठीक है। सो एक 5-10 मिनट का एक क्विक अपना रैपिड फायर खेलते हैं, एज वी डू इट एवरी टाइम विथ आवर गेस्ट स्पीकर, ठीक है। तो बाय द वे, पूछने से पहले मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। क्या आपको सेशन एकदम जोरदार वाला लगा है क्या, मतलब टू दी पॉइंट, जो जो चीजें आपने एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा ही मिला आपको? क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, मतलब टू दी पॉइंट? वाह भाई वाह, जुगल सर आपके कमेंट्स ने तो एकदम आग लगा दिया एकदम, मतलब 250 बच्चे ऑलमोस्ट, नो डाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. yes, तो what we'll do again, we'll definitely have one more session। अच्छा प्लीज थोड़ा सा रुकिए, अभी एक 4-5 मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जुगल सर हमें एक चीज बताइए कि पढ़ाई तो स्टार्ट हो जाती है, बाद में बीच में ऐसा बहुत बार फेज आता है कि यार मेरे से होगा या नहीं, मुझे डाउट्स आते हैं, प्लस बाद में आपने जैसा एक कंपैरिजन वाला बोल दिया, फिर बाद में लगता है कि नहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा है, सर मेरे रिटेनिंग पावर में प्रॉब्लम है क्या, मतलब खुद पे डाउट चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो जो प्रॉब्लम्स आती है while doing the studies, be it CA फाउंडेशन, CA इंटर और CA फाइनल, whatever, तो इससे टैकल कैसे? यस, तो दो चीजें मैं हमेशा यूज करता था। मैं एक छोटी डायरी, लेट से ये साइज की एक डायरी रहती है छोटी, आपको स्टेशनरी की दुकान में मिलती है, वो हमेशा कैरी करता हूँ। मैं अगर मैथ्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और इकोनॉमिक्स का कोई भी डाउट मेरे दिमाग में आया ना, वही छोटे से छोटा डाउट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। कल जाके पेपर में वही आया 4 मार्क को, फिर अपन सोचते यार मेरे को ये सोचा था मैंने, बट इसके ऊपर आगे पढ़ा नहीं। मैं वो डाउट लिख के रखता हूँ 1 सेकंड में, सबसे पहले मैं वो डाउट लिख के रखता हूँ, बस खत्म। अब भी मैथ्स पढ़ रहा हूँ, वापस मैथ्स पे। बाद में मेरे ये डाउट्स का डायरी, मैं सबके सामने उसके आंसर्स क्या है, और इस पे मैं वापस ये डायरी को मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ। अगर मेरे को वो डाउट आया तो मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऐसे चीजें आते हैं, बहुत बार एक सब्जेक्ट करते समय दूसरे सब्जेक्ट की जो चीजें आते हैं, वो लिख के रखने के और बाद में देखने के, वो समय दूसरे चीज का सोचने का ही नहीं। मेरे को लेट से मैं और पवन सेम बैच में थे, मैं आज अगर अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और पवन लॉ का कोई लेके आता है डाउट, जुगल यार तेरा 10 दिन पहले लॉ का पूरा सिलेबस हो गया है, मेरा ये डाउट है, इसके ऊपर आंसर दे। आई एम वेरी ब्लंट टू आंसर, नहीं भाई मुझे कुछ आता नहीं है, अभी मैं अकाउंट्स का पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर है। मेरे दिमाग को ना 10 दिन पढ़ाई करने के बाद आई डोंट एक्सपेक्ट माई ब्रेन कि वो जिंदगी भर के लिए वो प्रोविजन याद रखेगा, नहीं। मैंने वो 10 दिन में ऐसा पढ़ाई किया है कि नेक्स्ट बार सिर्फ समरी पढ़ा तो मुझे याद आएगा, बस। ऑफ हैंड कभी भी कोई भी कुछ भी पूछेगा, मैं नहीं आंसर दे सकता, मैं मुंह पे बोलता हूँ मैं नहीं दूंगा आंसर, मुझे नहीं आता। मुझे शर्म नहीं लगती यार, मेरा इंप्रेशन खराब होगा, लोगों को लगता है मैं होशियार हूँ, मैं वो चीज में पढ़ता ही नहीं हूँ। अगर मैं अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और साइड को 2 बच्चे मैथ्स का डाउट डिस्कस कर रहे हैं, मैं उनमें पार्ट भी नहीं लेता हूँ। क्यों? ये 10 दिन मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, बस। जब मैं मैथ्स में जाऊंगा तब मैं उसके ऊपर सोचूंगा। अपने दिमाग से एक्सपेक्टेशन कम करो। आपके दिमाग को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एक बार आपने मैथ्स पढ़ा तो आपको लर्न रहना ही चाहिए, बस एग्जाम के दिन तक आपने वो भूलना नहीं चाहिए, नहीं। आप पढ़ रहे हो समझने के लिए, एक बार आपको समझ आ गया, आप नोट्स बना रहे हो, नेक्स्ट टाइम 4 दिन में पढ़ा तो मुझे वापस सब याद आ जाए, इसके लिए बस वही पर्पस रखना है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। सुपर सर, सुपर। और एक चीज, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिवीजन नोट्स जो आपने ऑलरेडी LDR 1 डे बिफोर वगैरह का सब प्लानिंग इंपॉर्टेंट सारा चीज बताया, बट हम जब ओरिजिनल फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं तो हमने प्रैक्टिकल में, जैसे थ्योरी में तो हम चार्ट्स वगैरह बना लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख देते हैं, उससे हमारा रिवीजन हो जाता है फॉर थ्योरी पार्ट, बी इट लॉ और इकोनॉमिक्स। हाउ टू रिवाइज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं करना है वो सबसे पहले बोलता हूँ, सम्स लर्न नहीं करना है, और सम्स पढ़ने नहीं रहते कभी भी। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग अकाउंट्स के सम्स पढ़ते हैं, आप सम्स पढ़ के टाइम पास कर रहे हो। रिवीजन में भी ना आपने वो सम पढ़ना है, आंसर खुद निकालना है और फिर वो आंसर कंपेयर करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी सवाल आता है सर एक चैप्टर में 50 सम्स है, एक सम सॉल्व करने में आधा घंटा लगता है, मैं 50 सम तो रिवीजन में वापस कर नहीं सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आधा घंटा लगा तो नेक्स्ट टाइम 15 मिनट में होगा, आधा घंटा ही लगने वाला है सम को। तो फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो हर सम, फर्स्ट टाइम के पढ़ाई के समय हर सम क्वेश्चन पढ़ने का, बिना देखे खुद का आंसर निकालने का। आपके आंसर रॉन्ग आएंगे। मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक बड़ा टॉपिक रहता है सीए में, उसके 30 सम सॉल्व किए थे, 30 के 30 मेरे आंसर्स रॉन्ग आए थे, बट एग्जाम पेपर्स में सब करेक्ट आए। क्यों? हर बार जो मैं सम सॉल्व करता हूँ और जो मेरा आंसर गलत आता है, मैं उधर साइड में लिख के रखता हूँ, ये सम में मैंने ये गलती की, ये सम में मैंने ये गलती की। और परफेक्ट। रिवीजन के समय मैं सिर्फ मेरी गलतियां पढ़ता हूँ कि भाई जुगल याद रख, लास्ट टाइम ऐसे आया था, तूने ऐसे किया था, अब भी एग्जाम में आया ना ऐसे, तो ऐसे नहीं करना है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं रिवीजन करते समय
मेरे वो चैप्टर में अभी तक जिंदगी में जितनी गलतियां की है वो सब पढ़ता हूँ, सिर्फ मैं मेरी गलतियां पढ़ता हूँ, वो मेरे को रिपीट नहीं करनी, बस। दैट इज द वे टू रिवाइज। सुपर सुपर। और एक डाउट था सर, अभी जैसे अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्नाकुलर लैंग्वेज से आए हैं, कोई हिंदी मीडियम से था, कोई मराठी मीडियम से था, अभी ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो आपके सामने है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली, यूपी, बिहार, कोई नेपाल के भी स्टूडेंट्स है अपने पास में। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत सारा कॉमन प्रॉब्लम ऐसे रहता है कि सर हमने हमारा टिल 10th नॉर्मल हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज था, हमारा लोकल लैंग्वेज, अभी एकदम से इंग्लिश, तो थोड़ा बहुत तकलीफ जाती है। इवन मैंने भी 10th तक मराठी मीडियम से पढ़ाई की है और फिर बाद में एकदम से इंग्लिश मुझे भी डिफिकल्ट गया था। तो ये जो प्रोसेस रहता है इससे कैसे टैकल करें? यार देखो, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम जब नया करते हो ना, डिफिकल्ट जाने वाला है, एक्सेप्ट कर दो, बात खत्म। आपको फाउंडेशन में डिफिकल्ट जाएगा, आईपीसीसी तक और 1 साल तो मिल गया, 1 साल नया चीज में प्रैक्टिस कर रहे हो। 11th 12th में तो आपको इंग्लिश रहा रहेगा, पहले 2 साल डिफिकल्ट जाने वाले, एफर्ट्स लेने हैं, डाउट ही नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम का है वो 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने को 12 घंटे पढ़ाई करने पड़ने वाला है। पहली बात तो ये अज्यूम कर लो, ऑटोमेटिक आधा दर्द कम हो जाता है कि हाँ भाई मेरे को उससे ज्यादा पढ़ना है, एक मोटिवेशन बनता है उल्टा। और एक चीज समझ लो, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है जिंदगी में, कोई भी चीज। ये आपको आपका एक्सपीरियंस आएगा। आज पवन वुड अग्री, आज मैं, हम ये जो लेवल पे है, हम आज जब 10-10 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई कोई भी नया क्लाइंट आने दो, कोई भी कैसा भी क्लाइंट आने दो, कुछ भी आने दो, हम कर लेंगे। जब हम हाथ में काम लेते हैं ना, हमें पता नहीं रहता कैसे, बट आज खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, डेडलाइन के अंदर पक्का करूंगा मैं। ये कॉन्फिडेंस बस होना चाहिए। आज डिसाइड किया है ना, अभी फाउंडेशन में जाना है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, डे 1 पे आपको नहीं पता रहने वाला है कैसे क्या करना है, बट एक कॉन्फिडेंस रखो, आप करोगे। कुछ कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इंग्लिश में ज्यादा क्या डिफिकल्ट होगा, लिखने का स्पीड कम होगा, 3 के जगह 5 पेपर लिखो पहले। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, नथिंग एल्स। 100% सर, यस। और ऊपर से जैसा अभी प्रिपरेशन वाला तो चल रहा है, प्रॉपर क्लास भी चल रहा है, जैसे क्लास खत्म हो जाएंगे, व्हाट वी डू एट यूनिक एकेडमी, हम रिवीजन लेक्चर्स भी लेते हैं, इनके मैराथन्स भी लेते हैं, मतलब वी ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस इन अ डे। ये सारी चीजें फ्रॉम आवर साइड वी गिव आवर 200%, बट हमें दोनों साइड से एफर्ट्स लगेंगे। सिर्फ फैकल्टी ने कितना भी किया, स्टूडेंट्स ने अपना 200% नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो आफ्टर क्लासेस इज ओवर, रिवीजन वगैरह भी सब कर दिया, तो फिर इसके बाद जो इनका रोल है, इन्होंने क्या क्या चीज करना चाहिए, एक 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच दे हैव टू डू बिफोर एग्जाम, आफ्टर द क्लासेस आर ओवर। आफ्टर द क्लासेस आर ओवर, योर मेन स्टडी स्टार्ट्स। देखो, सामने भगवान ने भी आके पढ़ाया ना, और आपने खुद ने पढ़ाई नहीं की, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक चीज दिमाग में रखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बाद में, नहीं यार वो प्रोफेसर ही अच्छा नहीं पढ़ाते, क्लास के समय सब अच्छा लग रहा था, और एग्जाम का रिजल्ट निगेटिव आया, इसलिए नहीं अभी वो प्रोफेसर अच्छे नहीं, मैं दूसरे प्रोफेसर के पास जाऊंगा। आप समझ लो वो प्रोफेसर में गलती नहीं है, गलती अपने में। वो पढ़ाई ने उसका काम है, उसने वो किया, पढ़ना आपका काम है। कंसेप्ट क्लैरिटी, सेल्फ रीडिंग खुद से होना ही चाहिए। जो अभी क्लासेस के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है ना, खुद बैठने की लोगों की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। सर क्लास में 12 घंटे पढ़ाई होती है, खुद जब पढ़ाई को बैठते ना 4 घंटे, सर थक गया, पढ़ाई नहीं हो रही, भाई नहीं चलेगा। खुद जब क्लास खत्म होते हैं, क्लास के समय 12 हो रही थी, अभी 18 होनी चाहिए, अभी 15 होनी चाहिए। तो पढ़ाई करना है, निगेटिव लिस्ट फॉलो करो, याद नहीं आता है उसमें मत जाओ, करते समय कंसेप्ट क्लियर करो। और एक चीज जो मैं बोलूंगा, टेस्ट सीरीज है ना, मैं कभी कोई भी क्लासेस, अभी पता नहीं यूनिक कैसा लेता है, बट मेरे समय तो कोई था नहीं ऐसे मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज लेने वाला, तो मैंने कभी किसी डिसाइडेड टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं की, 1.5 दिन वाली, या सेम डे। बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसे रहते हैं, गैप भी नहीं देते, 7 दिन में टेस्ट सीरीज खत्म नहीं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने 3 दिन में रिवाइज किया, मेरे को 5 दिन लगे। जो समय मेरा रिवीजन खत्म होता है ना, वो समय लगे मैं टेस्ट लिखने को बैठता हूँ।
मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मेरे ब्रेन से कि आज 5 बजे मेरी पढ़ाई खत्म हुई, कल 5 बजे तक याद रखेगा, नहीं। 5 बजे पढ़ाई खत्म हुई, 5 से 8 में टेस्ट सीरीज लिखता हूँ। तो पढ़ाई होते ही आप टेस्ट सीरीज लिखो तो आपको आपका एक्यूरेट रिजल्ट समझेगा, क्योंकि एग्जाम में भी आप वही करने वाले हो ना, 1.5 दिन पढ़ने वाले हो और फिर एग्जाम देने वाले हो। तो वैसे करो, 100% कवरेज के साथ करो, टेस्ट सीरीज दो, वो नहीं देके चलेगा नहीं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेल्फ इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज इज सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रीडिंग। तो ये 2 चीजों का आप ख्याल रखो तो मेरे को नहीं लगता कोई इश्यू आएगा। यस सर, यस सर, सब सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर्ड है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ऐसा है कि सर आपने आज मोटिवेशन दे दिया, मोटिवेशन आज है, कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा, 3 दिन तक रहेगा सर, और चौथे दिन ना सर मैं मेरा जैसा एक्चुअल पोजीशन था मैं वैसा हो जाऊंगा। आज पवन सर ने बहुत मोटिवेशन दे दिया, सोमिल सर ने दिया, आशीष सर ने, बाकी सब फैकल्टी ने, बट एक है ना एक टाइमिंग जैसा रह रहा है। बट अभी एग्जाम मेरी यहाँ से 4 महीने बाद है, ऑलमोस्ट यहाँ से 120 दिन है, दिसंबर मिड में मेरा एग्जाम है। तो मेरा खुद का जो मोटिवेशन है मैं उसको कैसे मेंटेन करूँ, क्योंकि सबका प्रॉब्लम होता है, मतलब अपने साथ भी होता है, सबका ही होता है जनरली। एक टाइमिंग में मोटिवेशन रह जाता है, आपने आज बहुत मोटिवेट किया, 2 दिन में तूफान पड़ेगा साहब, भारत माता की जय, बट बाद में क्या, जो ये प्रॉब्लम होता है वो आएगी, सबके साथ होता है। तो इसको कैसे टैकल करें? इधर भी मैं बोलूंगा, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ सिर्फ। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं क्या करता था, भाई मोटिवेशन तो हमेशा चाहिए। आपको कुछ इंसिडेंट है ना जिंदगी में पकड़ना है। जनरली लोग कहते हैं कि चीजें पकड़ के मत रखो, छोड़ो, बट इधर अपने फायदे के लिए इसलिए चीजें पकड़ के रखनी है। एक आधा जो झटका लगा था, एक आधा जिसने अच्छे से बात नहीं की, भाई इसको तो मैं सीए बन के ही दिखाऊंगा। वाह, कुछ ना गजब। कुछ आग रखो। दूसरी चीज, आप कहते हो ना मोटिवेशन, आज मैंने सेमिनार दिया मोटिवेशन आता है, ये पवन सर बात करते हैं मोटिवेशन आता है। आप डिसाइड करो कौन से चीज से। मेरे को एक इकबाल मूवी का एक गाना है, टूटा परिंदा ऐसे कोई तो एक गाना है, मेरे को वो गाने से मोटिवेशन आता था। वही मैं हर रोज स्नान करते समय दिन में 5 मिनट वो गाना सुनता ही था। अपने को जो चीज से मोटिवेशन आता है ये चीजें आइडेंटिफाई करो। मैं लिटरली मेरे स्टडी टेबल के सामने ना लोगों के नाम लिख के रखता था। लेट से 3-4 जन थे, सपोज पवन शर्मा, वैभव शाह, ऐसे में नाम लिखता था। भाई उनका नाम, वो अभी क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, मेरे को पढ़ाई करना ही है। सबके सामने एक रहता है बेंचमार्क, भाई ये आदमी पढ़ाई करता ही है, ये आदमी करता है, लिख के रखो। वो ऊपर देखा ना उसका नाम दिखना चाहिए। बहुत बार होता था, मैं ऊपर देखा, नहीं भाई वो अभी पढ़ाई करता रहेगा, मैंने भी पढ़ाई करना चाहिए। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, बट मुझे पता है वो सामने वाला पढ़ाई कर रहा है, अभी मैंने नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये चीज से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, इसलिए मैं वो चीज को फॉलो कर रहा हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो क्या पढ़ रहा है वो देख के मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ, बट वो पढ़ रहा है ना तो मैंने भी पढ़ना चाहिए। दैट इज मोटिवेशन। फाइंड योर मोटिवेशन। कि कोई एक 5 मिनट का वीडियो हो, या फिर पवन सर को देख के आपको मोटिवेशन आता है, भाई कितना एंथुसियास्टिक है। मेरे को भी होता था बहुत बार, मैं सच्ची बोलता हूँ। प्रैक्टिस में ना कितने बार ऐसे हुआ है, मैंने पवन शर्मा नाम लिख के रखा है मेरे कैबिन में। वो जितना काम करता है, वो जितना एक्टिवली काम करता है, हमने करना है। सो एक दूसरे के लिए जो आपको मोटिवेशन देता है वो आदमी फाइंड करो, वो आदमी को फॉलो करो। दैट इज व्हाट आई वुड से। बस। थैंक यू सो मच जुगल सर। Yes. ये फेक वाला तारीफ था, सॉरी, डोंट टेक दैट वे। ठीक है, वी आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग टाइम। मतलब ऐसा है कि मतलब ही इज फुल टाइम इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस है, मतलब उनके पिताजी, फिर अभी वो सर के जो मैडम है, मतलब हमारी भाभी जी, शी इज ऑल्सो सीए, प्लस इनके जो छोटी बहन है, शी इज ऑल्सो सीए। तो उनके फैमिली में आज 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कैन यू बिलीव? ठीक है, मतलब पिताजी, लड़का, वाइफ एंड लड़की, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देन। और सब के सब, मतलब जैसे उन्होंने बोला अभी, जुगल सर के पिताजी रैंक होल्डर, मतलब मेरिटर, जुगल रैंक, वाइफ रैंक, बहन रैंक, मतलब अलग मोटिवेशन है। तो ठीक है, आपको जैसे एक चीज बताया सर ने कि एक कोई आइडेंटिफाई कर लो जिससे मोटिवेशन मिलता है, एंड कीप दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन वॉट एवर द केस में बी इन माइंड, एंड जस्ट रिमेंबर कि बाबा ये चीज है एंड मुझे सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है, दैट्स इट। क्योंकि मैं बोलूंगा, सर बोलेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहेगा, ऑब्वियसली, एंड वी हैव टू बी मोटिवेटेड थ्रू आउट द पीरियड, टिल द डे ऑफ योर एग्जाम, टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, लास्ट डे, क्योंकि अपना एग्जाम चार पेपर है,
एक दिन का मतलब 8 दिन, हमें लास्ट डे तक, जैसे आज हम बूस्टेड है एकदम, मतलब फुल, मतलब आज एकदम पीक पे सर मोटिवेशन, वो ही लेवल हमें मेंटेन करना है टिल द लास्ट डे, राइट डन। आई होप आप सबको ये सेशन जोरदार लगा है, एकदम तूफान। डेफिनेटली इट्स माय प्रॉमिस, वी विल अगेन हैव मीटिंग, क्योंकि जुगल सर से इतना कुछ है सीखने के लिए, मतलब आई थिंक 2-3 घंटे कम है। एंड अगेन जुगन सर के लिए मैंने स्पेसिफिकली, मैं सबको बोलता हूँ, ये सीए सिर्फ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स है जो अभी एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर के। व्हाट वी थॉट अर्लियर कि हम सीए सीएस सारे बच्चों के लिए ये मीटिंग में हम इनवाइट कर लेते हैं, मैंने जुगल से ये बात की भी थी, बट हमारा बाद में डिसीजन ये हुआ कि ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स हैं अपने अभी के सीए फाउंडेशन के, लेट्स कीप दिस वेरी स्पेसिफिक फॉर देम। क्यों? क्योंकि ऑडियंस चेंज होता है, उनके डाउट्स, उनका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पैटर्न, वो सब चेंज हो जाता है, इसी के लिए स्पेसिफिकली मीटिंग आपके लिए रखी गई थी। हम जुगल सर का इंटर में, एग्जीक्यूटिव में, सीएस फाइनल वालों के लिए एनीवेज उनके लिए अलग रखने वाले, बट विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव वन मोर मीटिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। तो जब तक इन केस अगर आपके और कोई भी डाउट हो, so you can just write it down and reserve that doubt for the next meeting. Done? Thank you so much. So ये था सीए की बात, सीए के साथ। I don't think so कि इससे बेस्ट गेस्ट ना अभी मिला था ना आगे मिलेगा। It's my personal experience. No negative, no adverse remark to anybody, but just mind blowing. मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ आज। चलो अभी एक काम करते हैं, जुगल सर ने काफी टाइम दिया है, सबसे पहले तो भाई थैंक यू कर दो अपने साइड से, तहे दिल से। जो भी चीज सीखी रहेगी ना आपने, उनकी अगर एक वर्ड से भी आपका अगर मेंटेलिटी चेंज हुआ है, सो नेवर फॉरगेट दिस पर्सनालिटी इन योर लाइफ टाइम, ठीक है। क्योंकि वो रहता है ना कि मतलब अभी मेरे लाइफ में भी कोई आया था एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, मतलब बहुत सारे अपने मेंटर टीचर्स वगैरह रहते हैं जो उनकी एक एक लाइन हमें याद रहती है अभी भी, जैसे जुगल के लाइफ में भी रहेगा, मेरे भी, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। सो आज ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए रहेंगे जो आपके लिए एक मेमोरेबल बन चुके हैं, एक मतलब वो बोलते हैं ना कि एक एकदम बूस्ट मिल गया। सो रिमेंबर दैट पर्टिकुलर फेज, पर्टिकुलर मोमेंट, whenever he taught you something, that will be helpful, and ये आप याद करोगे बाद में whenever you are feeling low, या फिर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं सर जैसा एक्सपेक्टेड जाना चाहिए वैसी गाड़ी नहीं चल रही है, that time this will give you the boost. Done. Thank you so much guys, we'll meet you in the class. चलेगा, we'll take 5 minutes break and we'll start other class. Thank you so much Jugal sir. We'll definitely meet one more time. Yes, closing down the link, एक काम कीजिए सब लोग आप लीव कर दीजिए, then I'll close down the link. Done. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye.